हेलो गाइस, सार्थ एकेडमी की ई लर्निंग प्रक्रिया में आप सभी का स्वागत है। पॉलिटिकल साइंस सीरीज में हम अभी अरस्तू के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इस वीडियो में हम अरस्तू के संपत्ति का सिद्धांत तथा अरस्तू के शिक्षा का सिद्धांत देखेंगे। इससे पहले कि हम इस टॉपिक के अध्ययन की शुरुआत करें, आप लोग से निवेदन है कि यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और यदि आप इस पॉलिटिकल साइंस सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए अब हम अरस्तू के संपत्ति के सिद्धांत का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अरस्तू जो है पारिवारिक संपत्ति को पारिवारिक जीवन का एक आवश्यक अंग मानते हैं, आवश्यक भाग मानते हैं। उनका मानना है कि इसके बिना कोई भी मनुष्य श्रेष्ठ जीवन नहीं व्यतीत कर सकता है। आपने जब प्लेटो का अध्ययन किया होगा तो प्लेटो ने कम्युनिज्म का सिद्धांत दिया था, जिसमें कि उन्होंने शासक वर्ग के लिए, संरक्षक वर्ग के लिए संपत्ति से उसको वंचित किया था। लेकिन यहाँ पर अरस्तू जो हैं वो मानते हैं कि जो संपत्ति है वो पारिवारिक जीवन के लिए आवश्यक है और इसके बिना मनुष्य जो है अपना श्रेष्ठ जीवन व्यतीत नहीं कर सकता है। संपत्ति को परिभाषित करते हुए अरस्तू कहते हैं कि संपत्ति उन वस्तुओं का जो परिवार या राज्य में जीवन व्यतीत करने हेतु आवश्यक और लाभदायक होती है, संग्रह है। यानी कि संपत्ति उन वस्तुओं का संग्रह है जो कि परिवार या राज्य में जीवन व्यतीत करने हेतु आवश्यक और लाभदायक है। इसी को और स्पष्ट करते हुए अरस्तू कहते हैं कि संपत्ति उन साधनों के समूह का नाम है जिसका परिवार या राज्य में प्रयोग होता है। तो इस प्रकार ये संपत्ति को जो परिभाषित करते हैं उसमें यह है कि जो आपके जीवन के लिए आवश्यक और लाभदायक है वो सब संपत्ति के अंतर्गत आता है। अब हम देखते हैं कि अरस्तू ने संपत्ति को दो भागों में बांटा है। पहला तो है निर्जीव संपत्ति और दूसरा है सजीव संपत्ति। अब इसको देखते हैं कि निर्जीव संपत्ति में क्या आता है, सजीव संपत्ति में क्या आता है। तो देखिए, धन, मकान, खेत, खलिहान इत्यादि जो है वो जड़ वस्तुएं हैं। इन्हीं को अरस्तू जो है निर्जीव संपत्ति कहते हैं। वहीं दास या सेवक को अरस्तू सजीव संपत्ति मानते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो इन्होंने संपत्ति को दो भागों में बांटा है, निर्जीव संपत्ति और सजीव संपत्ति। इसमें जो आपके जो व्यक्तिगत संपत्ति, जिसको आजकल भी संपत्ति के रूप में स्वीकार किया जाता है, जैसे जमीन है या धन दौलत है, तो उसको तो उन्होंने निर्जीव संपत्ति में माना है। साथ ही उन्होंने एक सजीव संपत्ति की भी चर्चा की है, जिसमें कि वो दास या सेवक को रखते हैं। अब हम देखते हैं कि अरस्तू ने संपत्ति के उत्पादन के लिए या संपत्ति के अर्जन के लिए भी ये सिद्धांत दिया है। उनके अनुसार संपत्ति का जो उत्पादन होता है वो दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो है प्राकृतिक और दूसरा है अप्राकृतिक। अब पशुपालन, शिकार करना, मछली मारना, कृषि कार्य आदि के द्वारा जो संपत्ति का अर्जन किया जाता है, ये संपत्ति के प्राकृतिक तरीके संपत्ति अर्जन के। वहीं वाणिज्य, व्यापार या सूदखोरी आदि जो है वो संपत्ति अर्जन के अप्राकृतिक तरीके हैं। इसमें अरस्तू जो है वो अप्राकृतिक तरीके की आलोचना करते हैं और कहते हैं कि ये जो अप्राकृतिक तरीका है, इससे जो है ये लोगों का शोषण करके ये धनोपार्जन होता है, इसलिए यह खराब है। उसके बाद वो मुद्रा की उत्पत्ति के बारे में बोलते हैं। अरस्तू का मानना है कि जो मुद्रा की उत्पत्ति होती है वो विनिमय के साधन के रूप में होती है। तो अरस्तू कहते हैं कि जब शुरुआत में मनुष्य एक दूसरे से जब लेन देन करता है तो शुरुआत में वो वस्तु विनिमय के रूप में करता है कि एक व्यक्ति को जिस वस्तु की आवश्यकता होती है वह किसी से लेता है और उस दूसरे को वो वस्तु देता है जो उसको आवश्यक होता है। लेकिन जब यह लेन देन की प्रक्रिया जो है व्यापक स्तर पर होने लगती है, तब मुद्रा का प्रचलन एक लेन देन के माध्यम के रूप में या लेन देन के साधन के रूप में होता है। अब मुद्रा के स्वरूप के बारे में अरस्तू का कहना है। देखिए, मुद्रा का स्वरूप जो है, जिस समय अरस्तू विचार दे रहे थे उस समय में मुद्रा के स्वरूप के बारे में यूनान में दो तरह के विचार प्रचलित थे। एक तो कहा जाता था कि मुद्रा जो है वो प्राकृतिक है, और एक था प्रचलन कि भाई मुद्रा कृत्रिम है। तो अरस्तू जो है वो मानते हैं कि मुद्रा जो है कृत्रिम है, यह अन्य वस्तुओं की तरह ही एक वस्तु है और इसका जो मूल्य है वो मनुष्य के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। तो इसका मूल्य कभी बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, यानी परिवर्तनशील है। तो इसलिए ये एक अन्य वस्तुओं के समान ही है। इसका महत्व सिर्फ इतना है कि यह लेन देन में या आपसी विनिमय में इसका प्रयोग होता है। उसके बाद अरस्तू जो है
व्यापारी, दलाल और सूदखोरी की आलोचना भी किए हैं। उनके अनुसार जो ये व्यापारी वर्ग हैं या दलाल वर्ग हैं या जो सूद पर पैसे लगाते हैं, ये जो है परजीवी वर्ग में आते हैं, जो दूसरे के मेहनत से जो उत्पादन होता है उस मेहनत, दूसरे के मेहनत से का ये फल खाते हैं और इसके माध्यम से ये उनका शोषण भी करते हैं। इसीलिए अरस्तु जो है व्यापारी वर्ग, दलाल वर्ग और जो सूद पर पैसे लगाने वाले वर्ग हैं उनकी आलोचना करते हैं। उसके बाद अरस्तु जो है संपत्ति के वितरण के बारे में भी अपना विचार देते हैं। संपत्ति के वितरण के बारे में अरस्तु 3 वैकल्पिक व्यवस्था बताते हैं कि संपत्ति, पहला जो है संपत्ति व्यक्तिक हो तथा उसका उपयोग सामूहिक हो। दूसरा जो विकल्प है वो है संपत्ति सामूहिक हो किंतु इसका उपयोग व्यक्तिगत हो। तीसरा विकल्प है कि संपत्ति सामूहिक हो तथा उसका उपयोग भी सामूहिक हो। तो ये 3 विकल्प अरस्तु बताते हैं। इसमें से अरस्तु स्वयं जो है पहले विकल्प का समर्थन करते हैं, जिसमें कि वो कहते हैं कि संपत्ति को व्यक्तिगत होना चाहिए, लेकिन इसका उपयोग जो है वो सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। उसके बाद अरस्तु जो है संपत्ति को सीमित रखने की बात कहते हैं। उनके अनुसार जो संपत्ति है वो श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति के लिए एक साधन है। तो चूंकि हमारा जो साध्य होता है वो श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति है और साधन जो है वो संपत्ति है, तो इसलिए संपत्ति को जो है साधन के अधीन रहना चाहिए, साधन से आगे नहीं बढ़ जाना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि संपत्ति को सीमित होना चाहिए। इसका एक और कारण वो बताते हैं कि यदि संपत्ति असीमित होता है तो उससे व्यक्ति का नैतिक पतन होता है। जब नैतिक पतन होगा तो क्या होगा, मनुष्य में लोभ की भावना और जो स्वार्थ की भावना, इन सब चीज़ों का विकास होगा और इससे क्या होगा कि जो मनुष्य का आपस का जो संबंध है वो खराब होते चला जाएगा और ये कहीं ना कहीं मनुष्य के नैतिक जीवन को दुर्गति की ओर ले जाएगा। तो इसलिए अरस्तु जो है व्यक्तिगत संपत्ति को सीमित करने की बात कहते हैं। तो इस प्रकार हमने देख लिया कि किस प्रकार अरस्तु ने व्यक्तिगत संपत्ति का समर्थन करते हुए भी उसका सार्वजनिक उपयोग को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। अब हम अरस्तु के शिक्षा का सिद्धांत देखते हैं। ये शिक्षा का सिद्धांत जो है अरस्तु के राजनीतिक विचार में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अरस्तु ने शिक्षा को आदर्श राज्य के निर्माण एवं अस्थायित्व के लिए आवश्यक माना है। उनका मानना है कि कोई भी जो आदर्श राज्य होता है उसके लिए जो शिक्षा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आदर्श राज्य के निर्माण में और आदर्श राज्य को बनाए रखने में शिक्षा का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए वह राज्य नियंत्रित शिक्षा व्यवस्था की वकालत करते हैं। वो कहते हैं कि ऐसी शिक्षा जिससे कि राज्य का, आदर्श राज्य का निर्माण हो और उसका स्थायित्व सुनिश्चित हो, ऐसी शिक्षा राज्य के नियंत्रण में ही दी जा सकती है, निजी नियंत्रण में ऐसी शिक्षा नहीं दी जा सकती है। अरस्तु ने अपनी शिक्षा योजना को 3 भागों में बांटा है। पहला भाग है जन्म से 7 वर्ष की उम्र तक, दूसरा भाग है 7 से 14 वर्ष की उम्र तक और तीसरा भाग है 14 से 21 वर्ष तक की उम्र तक। तो इन 3 भागों में सबसे पहले हम प्रथम भाग जो देखते हैं वो है जन्म से 7 वर्ष तक। ये अरस्तु कहते हैं कि जन्म से 7 वर्ष तक बच्चों की जो शिक्षा होनी चाहिए वो माँ बाप की देख रेख में होनी चाहिए। इसके भी उन्होंने 3 भाग बांटे हैं। पहला तो है प्रारंभिक जो शिशु अवस्था होता है, जिसको कि प्रारंभिक अवस्था कहा गया है, पहला शिशु अवस्था को कहते हैं। दूसरा जो है वो कहते हैं 5 वर्ष तक की अवस्था और तीसरा जो है वो कहते हैं 7 वर्ष तक की अवस्था। तो उन्होंने इस प्रकार से इस प्रथम सोपान को ही 3 वर्ष में बांटा, 3 भागों में बांटा है, जिसमें कि जो शिशु अवस्था है, जो प्रारंभिक अवस्था है, उसमें कहते हैं कि प्रारंभिक अवस्था में बच्चे को अधिक से अधिक दूध पिलाना चाहिए, जिससे कि बच्चे की शक्ति बढ़े और वह स्वस्थ रह सके। उसके साथ ही साथ शिशु को ठंड सहने का भी अभ्यास कराना चाहिए, जिससे वो सहनशील बन सके, साहसी बन सके और सैन्य कार्य को अच्छी तरह से कर सके। साथ ही वो कहते हैं कि बच्चों के रोने चीखने पर कोई रोक नहीं लगाया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि रोने चीखने से क्या होता है कि बच्चों का जो मांसपेशी है वो संचालित होती है, संचालन होता है उससे, और इससे क्या होता है कि बच्चों का जो शारीरिक जो सबलता है वो बढ़ता है। तो इस प्रकार वो प्रथम सोपान में ये 3 बातें कहते हैं। उसके बाद इसका दूसरा सोपान जो है 5 वर्ष तक की अवस्था की है, उसमें वो कहते हैं कि इस 5 वर्ष तक की जो अवस्था है उसमें बच्चों के शारीरिक गठन के लिए मनोरंजक खेलों का प्रबंध होना चाहिए। इस उम्र में किस्से और कहानियों द्वारा भी बच्चों का मनोरंजन किया जाना चाहिए,
परंतु ये किस्से और कहानियाँ अश्लील नहीं होना चाहिए। इस प्रकार यहाँ देखेंगे कि अरस्तु जो है 5 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के लिए शारीरिक गठन की शुरुआत कर देते हैं और इसमें कहते हैं कि जो खेल के माध्यम से बच्चों के शारीरिक गठन पर ध्यान देना चाहिए, और साथ ही साथ वो बच्चों को इस उम्र में किस्से और कहानियाँ सुनाने की बात करते हैं, लेकिन वो किस्से और कहानियाँ अश्लील नहीं होना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए। आप प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत देखेंगे तो वहाँ भी प्लेटो ने यही कहा है कि भाई जो कहानियाँ सुनाया जाना चाहिए वो कहानियाँ अश्लील या खराब नहीं होना चाहिए। उसी को अरस्तु ने भी यहाँ स्वीकार किया है। अब जो इस प्रथम सोपान का जो तीसरा अवस्था है 5 से 7 वर्ष की अवस्था, इसमें अरस्तु कहते हैं कि बच्चे को दूसरे बड़े बच्चों के उन कार्यों को करते हुए देखना चाहिए जो आगे चलकर उनको भी करने होंगे। यानी कि इस उम्र में जो 5 से 7 वर्ष की अवस्था है, इस उम्र में बच्चों को वैसे बच्चे जो उनसे बड़े हैं उनको कार्य करते हुए देखना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर उनको भी वही कार्य करने होते हैं। अरस्तु ये भी कहते हैं कि इस उम्र में भी बच्चों को कुप्रभावों से बचाना चाहिए। उसके बाद अब दूसरा सोपान है। दूसरा सोपान जो है 7 से 14 वर्ष तक की अवस्था का है। इसमें कहते हैं कि जो दूसरा सोपान है यहाँ से राज्य नियंत्रित शिक्षा की व्यवस्था अरस्तु करते हैं। कहते हैं कि यहाँ से जो शिक्षा का प्रबंध है वो राज्य के नियंत्रण में होना चाहिए। अब 7 से 14 वर्ष तक की उम्र के बालकों के लिए अरस्तु कहते हैं कि इस उम्र के बालकों को व्यायाम द्वारा शारीरिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। वो इस उम्र में व्यायाम कराने की बात कहते हैं। साथ ही वो यह भी कहते हैं कि इस व्यायाम का जो उद्देश्य है वो बच्चों को पहलवान बनाना नहीं है, बल्कि शरीर को इस रूप में सबल बनाना है कि वो शारीरिक विकास उनके मानसिक तथा आध्यात्मिक विकास में योगदान कर सके। यानी कि जो अरस्तु हैं वो बच्चों के शारीरिक कसरत की जो बात करते हैं उसमें ये कठोर कसरत या कठोर परिश्रम की बात नहीं करते हैं। उनका मानना है कि भाई कठोर परिश्रम से जो है आत्मा अनुदार हो जाती है और उसमें अच्छे अच्छे गुणों का समावेश नहीं हो पाता है। इसलिए इस उम्र में ऐसे कसरत कराना चाहिए जिससे कि बच्चों का शरीर इस प्रकार सबल हो कि वह आगे चलकर बच्चों के मानसिक और आध्यात्मिक विकास में सहायक बन सके या योगदान दे सके। इसमें उन्होंने कुश्ती को और मुक्केबाजी को और सामान्य उछल कूद को शामिल किया है। अब हम तीसरा सोपान देखते हैं। तीसरा सोपान में जो 14 से 21 वर्ष तक का जो उम्र है उसमें बच्चों को पढ़ाई लिखाई, चित्रकला, संगीत और सैनिक प्रशिक्षण की व्यवस्था अरस्तु करते हैं। इसमें भी इसको भी 2 भागों में बांटे हैं। एक तो है 14 से 17 वर्ष तक और एक है 17 से 21 वर्ष तक। इसमें 14 से 17 वर्ष तक में अरस्तु कहते हैं कि इस उम्र के बच्चों को पढ़ाई लिखाई, चित्रकला और संगीत की शिक्षा दी जानी चाहिए, और जो इसका दूसरा भाग है 17 से 21 वर्ष उसमें बच्चों को सैनिक शिक्षा दी जानी चाहिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अरस्तु ने अपने शिक्षा योजना को 3 भागों में बांटा है, 0 से 7 वर्ष, 7 से 14 वर्ष और 14 वर्ष से 21 वर्ष। और इसमें उन्होंने हर एक योजना के लिए अपना विषय वस्तु भी बताया है। तो इस प्रकार हमने इनके आज शिक्षा का सिद्धांत और संपत्ति का सिद्धांत भी देख लिया, और इस वीडियो के साथ ही अरस्तु का जो मेन सिद्धांत था वो समाप्त हो गया है। तो अब हम अगले वीडियो में अरस्तु से संबंधित प्रश्न उत्तर को लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।